हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। संसाधन एवं विकास एक ऐसा चैप्टर है जो हर बोर्ड में 2 से 6 मार्क्स तक के प्रश्न आते हैं। चाहे आप यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे एमपी बोर्ड की बात करें, तो ये काफी अच्छा चैप्टर है और इसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो ये संसाधन एवं विकास का लगभग हमारा 8वां लेक्चर है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम समझेंगे काली मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों ने कमेंट किया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भैया, बहुत अच्छा समझ आता है, और कुछ लोगों ने भी कमेंट किया, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है और मुझे और भी बेहतर कंटेंट देने के लिए प्रेरित करता है। तो एक्चुअली मेरा कंटेंट जो है थोड़ा सा बोर्ड को तो कवर करता ही है, आपको आगे भी ऐसा पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा कंटेंट लाता हूँ कि आपको आगे भी काम आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करते हैं कि हम पिछले लेक्चर में क्या कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान से देखना, छोटा सा इंट्रो है, थोड़ा सा पीछे के लेक्चर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर आपने नहीं देखा है पीछे का, तो लगभग 7 लेक्चर मैं करा चुका हूँ, आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बोर्ड पर लिख कर लाता हूँ ताकि आपको सब कुछ साफ दिखे, आप नोट कर पाए, नोट रिवीजन कर पाए। तो ये सब के लिए, इन सब के लिए मैं लिख कर लाता हूँ। वैसे भी मुझे पढ़ाने में तो लिख लिख कर ही मजा आता है, लेकिन आपको पीडीएफ से पढ़ने की जो आदत हो गई है, तो मुझे बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है। नहीं तो आप क्लास छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि जिस पर व्यूज ज्यादा है, भले ही वो बेहतर तरीके से ना पढ़ाए, ना समझाए, सिर्फ रटवाए, पीडीएफ पढ़े, लेकिन जिस पर व्यूज है वो सही पढ़ाता है। तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ गया है, तो इसलिए मुझे भी लिखना पड़ रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए 720 या 1080 पे, तो ये बेहतर दिखेगा। तो बात करते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा संसाधन क्या है, उसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण, फिर संसाधनों का, जैसे हमें शॉर्टेज जब फील होता है तो हमें सतत पोषणी विकास की अवधारणा लाना पड़ता है। उसके बाद संसाधन नियोजन, फिर भारत के संदर्भ में संसाधन नियोजन, फिर भू संसाधन हमने पढ़ा। फिर भू संसाधन के कौन से उपयोग हैं, मतलब भूमि के कौन से उपयोग हैं। फिर हमने पढ़ा कि भूमि की विशेषताएं। उसके बाद हम पढ़े मृदा संसाधन। मृदा संसाधन में हमने देखा कि मृदाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, मृदा संसाधन क्या है। और भूमि संसाधन में एक टॉपिक और हमने पढ़ा था, वो शायद था भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण के कौन से कारण हैं और उसके उसको संरक्षण करने के क्या उपाय हैं, वो सब हमने देख लिया। और अब हम पढ़ रहे थे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन हमने समझ लिया कि क्या है, जो मृदा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, खासकर कृषि के लिए। तो मृदा में हम क्या करते हैं, फसल ही उत्पादन करते हैं, तो वही है मृदा संसाधन, वो हमने समझ लिया। उसके बाद हम समझ रहे थे मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाएं बहुत सारे प्रकार की हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, ये सब मृदाओं के प्रकार हैं। ठीक है, उसमें से हमने पहला कंप्लीट कर लिया, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है, फिर जलोढ़ मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं, बांगर, खादर, वो हमने समझ लिया। और याद रखिए, यहां से प्रश्न आने के बहुत चांस होते हैं, खासकर जलोढ़ मृदा से, जो इसके पीछे हमने कवर कर लिया है। पूछेगा क्या, प्रश्न पूछने का स्टाइल क्या है, प्रश्न पूछेगा बोर्ड में कि जलोढ़ मृदा क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है। वैसे ही काली मृदा ही इंपॉर्टेंट है, काली मृदा क्या है, इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है काली मृदा कैसे, काली मृदा का निर्माण कैसे होता है और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो बड़ा हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअली इंट्रो बड़ा नहीं हुआ, कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। नहीं तो मैं अगर डायरेक्ट पढ़ाने लगूँ तो फिर वो आपको मजा नहीं आएगा, आप छोड़कर भाग जाएंगे, समझ नहीं आएगा। और याद रखिए, मैं कुछ भी आपको नहीं रटवाऊंगा, सारी चीजें लॉजिक से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, काली मृदा की बात करें, काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आपको याद रखना है, काली मृदा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो मैग्मा बाहर आता है, उसके जमने से, फिर उसको जमने के बाद उसका अपक्षय होता है, फिर अपर्दन होता है। इस प्रक्रिया में काली मृदा का निर्माण होता है। मैंने आपको रटवाया नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे यहाँ पर कोई स्थल है और यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और
यहाँ पर जो मैग्मा निकला बाहर आकर सारे सारे मैग्मा जम गए। सारे मैग्मा जमने के बाद इस पर वर्षा होता है, तापमान के कारण, वर्षा के कारण इनका अपक्षय होता है। तो ये जो चट्टानें हैं इनका अपक्षय होगा, फिर उसके बाद अपरदन होगा। अपरदन के फलस्वरूप काली मृदा का निर्माण होता है। और यहाँ पर मैंने सेम यही लिखा है कि इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निकले पदार्थों के जमाव से निर्मित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। मैं फिर से पढ़ता हूं, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निकले पदार्थों के जमाव से निर्मित चट्टानों के अपक्षय से अपरदन से हुआ है। देखिए, अपक्षय और अपरदन एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। काली मृदा का निर्माण डायरेक्ट अपरदन नहीं होगा, क्योंकि आप चट्टानों का डायरेक्ट अपरदन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले चट्टानें टूटती हैं, अपक्षय होता है, फिर अपरदन होता है। अच्छा, बात करते हैं काली मृदा का रंग काला क्यों होता है। काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? बात करें इसका रंग काला का, तो ये जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, वो जो चट्टानें होती हैं उन्हीं के कारण इनका रंग काला होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर मैं जब विशेषता पढ़ूंगा क्यों काला होता है वहां बता दूंगा। आप अभी इतना भी याद रख सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इनका रंग काला होता है। यहाँ पर मैं लाल लिख दिया हूं, तभी मेरे दिमाग में बार बार लाल निकल भी रहा है। तो यहाँ पर इसे आप सही कर लेना कि इस कारण इसका रंग काला होता है। आप अभी इतना याद रखना, इसका कारण ज्वालामुखी विस्फोट। अब बात करते हैं भारत में इस मृदा का विस्तार कितना है। तो भारत में इस मृदा का विस्तार 5 लाख किमी स्क्वायर क्षेत्रफल तक है। लेकिन इसका विस्तार किस क्षेत्र में है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां पर, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग पर लगभग 5 किमी स्क्वायर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। अगर आप भारत का मैप बनाएंगे, अगर आप थोड़ा यहां से देखिए, थोड़ा इधर देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको रटवाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भारत का मैप बनाए, मैं उतना अच्छा मैप बना नहीं पाता, तो सिंपल एक मैप बनाता हूं। अगर आप ये मैप देख पा रहे हैं, तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, यहाँ पर काली मृदा अधिकतर पाया जाता है, और खासकर उत्तरी पश्चिमी भाग में, यानी उत्तरी पश्चिमी भाग ये वाला एरिया में ज्यादा ही। तो आपको याद रखना, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रटवाया। भारत में इस मृदा का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के लगभग 5 लाख किमी स्क्वायर क्षेत्रफल में पाया जाता है। तो ये हो गया काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, चट्टानों के अपरदन से। उसके बाद इसका रंग काला होता है। उसके बाद मैंने बताया इसका विस्तार कितना होता है। अब बात करते हैं इस मृदा का विशेषता क्या है। काली मृदा की विशेषताएं कौन सी हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये काली मृदा है, उसके कौन से गुण हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, वो तो हम पढ़ ले, और एग्जाम में इसी के मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहला याद रखना, इसका रंग काला होता है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया ही है, अभी जस्ट अभी बताया। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, इसका रंग काला होता है। अब काले रंग के कारण क्या है, इसमें लौह यौगिक होते हैं। तो लौह यौगिक होता है, मैग्नीशियम होता है, और कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। इस कारण से इसका रंग काला होता है। तो ये बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना कि लौह यौगिक होते हैं। जो ज्वालामुखी विस्फोट अगर होता है तो उसमें लौह यौगिक तो पाए ही जाते हैं। तो लौह यौगिक आपको याद रखना है, मैग्नीशियम और कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, इस कारण से इसका रंग काला होता है। मैंने आपको कुछ भी नहीं रटवाया। उसके बाद देखिए, ये मृदा ना काफी मतलब कपास के लिए उपयुक्त होता है, कपास के लिए काफी उपयुक्त होता है। और इसकी एक खास विशेषता क्या है आपको पता है, इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। अगर आप बात करें, आपका एक साइड काली मृदा है, एक साइड जलोढ़ मृदा है, ठीक है। काली मृदा में आप उतना ही पानी दीजिए, जलोढ़ मृदा में आप उतना ही पानी दीजिए, आप देखेंगे कि काली मृदा में पानी देर तक टिका है, जबकि जलोढ़ मृदा सूख गया है। तो काली मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसी को कहते हैं जल धारण क्षमता, कितनी देर तक वो जल को धारण कर सकती है। तो जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि अब जल धारण क्षमता क्यों अधिक होगा, क्योंकि इसके कण बहुत महीन होते हैं, कण बहुत ही महीन होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप यहां देख सकते हैं, अगर कण महीन होंगे तो जल धारण क्षमता कैसे अधिक होगा। अगर मान के चलिए कण इतने बड़े बड़े हैं, तो इसमें पानी अगर आप डालिए तो यहाँ पर ऐसे ऐसे पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर कण बहुत महीन महीन है, पास पास है,
तो क्या होगा कि पानी इस पे नीचे नहीं जा पाएगा, यहाँ पर पानी बहुत नीचे नहीं जा पाएगा और यहाँ ऊपर जल जमा हो जाएगा। तो जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसके कण बहुत ही महीन होते हैं और चिकने होते हैं। तो इसमें कोई रटवाने की बात तो है नहीं, कोई रटने की बात ही नहीं है भाई। अगर कण बहुत महीन है और चिकने हैं तो जल धारण क्षमता अधिक होगी। तो मैंने आपको कुछ भी नहीं रटवाया। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दो विशेषताएं समझ आ गया होगा। तीसरी विशेषता क्या है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। अभी आपने जो ये दूसरा विशेषता पढ़ा ना, जल धारण क्षमता अधिक होती है, इससे ही लिंक है। देखिए, गर्मियों में इस मृदा पर दरारें पड़ जाती हैं क्योंकि सूखने पर यह मृदा सिकुड़ती है। आपको याद रखना, यह मृदा ना सूखने पर सिकुड़ती है। अब जब सिकुड़ोगी मतलब वो सिकुड़ेगी तो उसमें दरार आ जाएगा। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, यह भी लॉजिक है। अब बात करते हैं चौथी विशेषता की। तो याद रखना, इसकी उर्वरता अधिक होती है क्योंकि इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और पोटास जैसे खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से या पर्याप्त मात्रा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये एमसीक्यू में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना, इसमें पाया जाता है चूना, लोहा, मैग्नीशियम, पोटास। चूना, लोहा, मैग्नीशियम, पोटास। यहां पर मैं ये कह सकता हूं, ये रटने वाली बात है। अब भाई इसे याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं पांचवी विशेषता भी यही लिख दूं, जगह नहीं है, मैं पांचवी विशेषता लिख देता हूं कि ये कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। कपास के लिए काफी या बहुत ही उपयुक्त होता है, बहुत ही उपयुक्त मृदा है। मतलब इसमें मुख्य रूप से कपास की खेती ज्यादा होती है। तो यहां पर मैंने 5 विशेषता आपको कंप्लीट करवा दिया। अभी 2 विशेषता और बचा है शायद, वो मैं शायद एक ही है, वो मैं कंप्लीट करा देता हूं। फिर हमारा काली मृदा और इसकी विशेषताएं समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे लाल और पीली मृदा। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। काली मृदा की 2 और विशेषताएं बची हैं, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम जल्द ही आते हैं लाल और पीली मृदा के बारे में। तो ध्यान से देखना, काफी अच्छा है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चिल्ला रहा हूं कब से। तो काली मृदा की एक और विशेषता क्या है कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो आपको याद रखना है कि इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। और एक बात याद रखना, इसमें कौन कौन से फसल होते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया। ये कपास के लिए काफी उपयुक्त होती है, मुख्य रूप से इसमें कपास ही उगाया जाता है और इस कारण काली मृदा को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। मैं भूल गया था उसे यहाँ बताना कि काली मृदा को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये कपास के लिए काफी उपयुक्त होती है। बात करते हैं इसके अलावा कौन कौन सी फसल उगाई जाती है कपास के अलावा। तो इसमें याद रखना, गन्ना, गेहूं, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से कौन सी? कपासी। तो गेहूं, ज्वार, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, दलहन। तो ये था हमारा काली मृदा। तो अब हम आते हैं लाल और पीली मृदा के बारे में। देखिए क्या होता है कि लाल और पीली मृदा लोग एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन लाल और पीली मृदा के एक साथ पढ़ने के पीछे कारण क्या है? तो इसकी जो इन दोनों की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो दोनों लगभग समान है, विशेषताएं भी लगभग समान है। तो इसलिए मतलब कह सकते हैं 80 से 90% विशेषता भी मिलती है और निर्माण की प्रक्रिया भी समान है। इसलिए लोग लाल और पीली को एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन हम लाल और पीली मृदा को अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। फिर हम आते हैं लाल और पीली मृदा पर। तो दोस्तों अब हम समझते हैं लाल मृदा के बारे में। लाल मृदा का निर्माण कैसे होता है? बहुत ही इजी है। और इसका रंग लाल क्यों होता है उसके भी पीछे कारण है, तो इसे हम समझ लेते हैं और इसके बाद लाल मृदा की विशेषताओं को समझ लेते हैं। तो बात करते हैं लाल मृदा। यह मृदा प्राचीन आग्नेय कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनी है। तो आपको याद रखना इसका निर्माण कैसे होता है। प्राचीन आग्नेय कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनी है और इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो आपको याद रखना इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, लाल मृदा में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। तो इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। तो निर्माण कैसे हुआ है? प्राचीन आग्नेय कायांतरित चट्टानों से हुआ है। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, तो वो हो गया आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। तो वहां पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन आपको अभी यहाँ इतना याद रखना है
कि यह मृदा प्राचीन आग्नेय कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनी है और इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मृदा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लाल मृदा भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी व दक्षिणी भागों में विस्तृत है। तो अगर आपसे कोई पूछे लाल मृदा कहाँ पाया जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी व दक्षिणी भागों में विस्तृत है। ध्यान से देखना, अभी ये समझ नहीं आया होगा, मैं छोटा सा मैप बनाता हूं तो आप ऐसा समझ जाएंगे। तो ये मैंने अगर छोटा सा भारत का मैप बनाया, तो यहाँ पर हो गया प्रायद्वीपीय पठार, ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। तो कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी व दक्षिणी, पूर्व किधर हो गया? इधर, और दक्षिण किधर हो गया? इधर। तो लगभग यही पाया जाता है, इसी क्षेत्र में लगभग पाया जाता है हमारा लाल मृदा, और इसके आसपास ही पाया जाता है पीली मृदा। तो आपको याद रखना है कि यह मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी व दक्षिणी भागों में विस्तृत है। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं इसकी विशेषताएं कौन सी हैं। ध्यान से देखना, काफी इजी है, बिल्कुल भी नहीं रटवाऊंगा। अभी ये तो आपने पढ़ा कि लौह ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है, तो यहाँ पर रंग लाल होता है। आगे आप एक्सप्लेन करके इसका कारण भी लिख सकते हैं। तो ये पहला विशेषता हो गया। दूसरा क्या हो गया? बनावट रेतीली से लेकर चिकनी हो सकती है। मतलब यह मृदा रेतीली भी हो सकती है, रेत की तरह, लेकिन चिकनी भी हो सकती है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है और उनमें भी विविधता होती है चट्टानों में। तो यहाँ पर इसका कारण है कि यह विभिन्न प्रकार के कायांतरित व आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनती है, इसलिए इसके कणों का आकार समान नहीं होता। इसके कण छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। मतलब यह मृदा रेतीली भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है, चिकनी भी हो सकती है। उसके बाद तीसरी विशेषता है जल धारण क्षमता कम होती है। अब आप कहेंगे आप रटवा रहे हैं, आप याद कीजिए ना, कंपेयर करके पढ़िए। काली मृदा में क्या पढ़ा था आपने? जल धारण क्षमता अधिक होती है, लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हैं जल धारण क्षमता कम होती है। कारण क्या? इसके कण समान नहीं होते, कणों का आकार समान नहीं होता। रेतीला भी हो सकता है और महीन भी हो सकता है। तो अगर रेतीला जहां है तो जल धारण क्षमता कम होगा ही ना। तो इसमें लॉजिक है कि नहीं? मैं रटवाया क्या? बिल्कुल, आपको बिल्कुल भी नहीं रटवाया, आपको कुछ भी नहीं रटवाया। अब इसके बाद हमारा लास्ट चौथा विशेषता है, आपको याद रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और बहुत से लेक्चर, जो हमारा पहले लेक्चर हो चुका है, उसमें मैंने आपको बताया कि ह्यूमस क्या होता है। तो आप समझ लीजिए, ह्यूमस मतलब जो जीव जंतु होते हैं, वृक्ष, जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, जो सड़ गलकर वो बनाते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस मृदा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जितनी मात्रा में ह्यूमस होती है उतना अच्छा उत्पादन होता है, जितना अधिक ह्यूमस उतना अच्छा उत्पादन फसलों का। तो इसे आप याद रखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किस चीज की? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। और इसमें लौह तत्व अपेक्षता अधिक पाया जाता है। ये तो मैंने आपको यही बताया था, लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, तो लौह तत्वों की अपेक्षता अधिक पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लाल मृदा भी समझ आ गया होगा। तो हमने आज इस छोटे से लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में क्या सीखा? हमने यही सीखा कि काली मृदा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, उसका विस्तार कितना है, विशेषता कौन कौन सी है। उसके बाद हमने समझा कि लाल मृदा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हमने विशेषता समझा और इसका रंग लाल क्यों होता है। तो वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको दोनों मृदाएं समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पीली मृदा का निर्माण कैसे होता है, पीली मृदा की विशेषता क्या है। तो आप पाएंगे कि लाल मृदा के लगभग समान है, उसका निर्माण भी लाल मृदा के जैसा ही होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से आपको क्लास समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, और हम जल्द ही संसाधन एवं विकास को एंड करेंगे। लगभग 1 या 2 लेक्चर और लग सकता है।